होपफुली मेरा इंट्रोडक्शन सबको हो गया होगा. डॉक्टर वसीम, फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, doing my PhD in physiotherapy. Did different courses in the field of manual therapy, or uh, what I must say that I'm still learning in my field, which is so much complex. So I think कि आप लोग जितने भी लोग हो, you people must grow yourself continuously so that आपकी जो skills हैं वो bloom होती जाएं with the passage of time, and you must have the skills in your hands कि आप patients को best तरीके से assess भी कर सको, treatment plan भी design कर सको. अच्छा जी, लंबो pelvic complex हमने क्यों select किया? उसकी बड़ी रीजन ये है बिकॉज इट्स द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी. इट्स बेसिकली सेंट्रल. होता ही है बेसिकली कि जितनी भी फोर्स ट्रांसमिशन है, यू पीपल नो के जाती ही लंबो पेल्विस से है और टुवर्ड्स द हेड, और लेग्स की तरफ या फुट की तरफ भी लंबो पेल्विस से ही जाती है. पहले मुझे बताओ आप लोगों का लेवल क्या है? व्हाट इज योर लेवल? सो गोइंग फर्दर, lumbopelvis, in simple words, lumbopelvis comprises of lot of structures जिसमें आपके विजरास बहुत सारे आ जाते हैं. फीमेल का पेल्विस, मेल का पेल्विस, फिर बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. आपका मस्कुलर सिस्टम आ जाता है. मस्कुलर सिस्टम में तमाम मसल, लंबर स्पाइन में अगर हम बात करें या पेल्विस में बात करें, फ्रॉम द डीप मसल्स टू द सुपरफिशियल मसल्स, डिवाइडिंग देम इनटू थ्री डीप लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड सुपरफिशियल लेयर. तो तीन लेयर्स आती है मसल्स की बैक साइड पे. और फ्रंट साइड पे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स जिसमें आपका इंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स, फिर डीप एब्डोमिनल मसल्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं आपके सारे कॉर्सेट को. मेकिंग द बेस जो कि आपका पेल्विस का है, उसमें बहुत सारे पेल्विक फ्लोर मसल्स आ जाते हैं, हिप के मसल्स आ जाते हैं, ग्लूटियल रीजन के मसल्स आ जाते हैं. सो डिफरेंट मसल्स आर सपोर्टिंग आवर लंबो पेल्विक एरिया, और जिससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है और डिफरेंट हमारे फंक्शंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं. आप लोग, कुछ लोग पढ़ोगे या कुछ लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि हम या मसल्स को सोचते हैं या हम जॉइंट्स को सोचते हैं. जॉइंट्स भी जब हम सोचते हैं, व्हेनेवर वी थिंक अबाउट इट, हमारा प्रॉब्लम आता है या तो हम सिर्फ फेसिक जॉइंट को सोचते हैं, लोकल स्ट्रक्चर को सोचते हैं. लोकल से मुराद है कि हम सोचते हैं कि मे बी सिर्फ लंबर 1-2 खराब होगी, उसका फेसिक खराब होगा, या पॉसिबिलिटी है कि सैक्रोइलिक जॉइंट खराब हो जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है, या हम सोचते हैं कि लंबोसेक्रल लंबर L5 S1 जंक्शंस खराब हो, पॉसिबिलिटी. हम सिर्फ यही चीजें सोचते हैं, उससे आगे जाते हैं. या हम सोच लेते हैं कि हमारी जो है बोन्स में चेंज आ रहा है, व्हाटसएवर उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. व्हाट अबाउट दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मिस्ड? थिंकिंग अबाउट द पेल्विक ऑर्गन्स, जैसे मैंने बात की, थिंकिंग अबाउट द विजरास, थिंकिंग अबाउट द फेशियल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ब्यूटीफुली अरेंज्ड. सो हमें बॉडी को जब भी असेस करना है, वी हैव टू ट्रीट द बॉडी एज अ होल. वी हैव टू थिंक कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पड़े हुए हैं, हाउ दे आर लिंकिंग विद द स्पाइन. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायफ्राम, जो कि मसल्स आगे आपका सांस लेने वाला ब्रीदिंग मसल है, हाउ इट इज लिंक्ड विद द लंबर स्पाइन. अगर हमने डिस्कस करना है, हमारे स्प्लीन है, स्टमक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की पीछे जो सपोर्ट होती है उसे मेजेंट्री करते हैं, वो लंबर स्पाइन से किस तरह से लिंक है. फिर आपके किडनीज का क्या रिलेशन है, जो आपके सैक्रल फेशियाज हैं, आपके एब्डोमिनल फेशियाज हैं जिसमें डिफरेंट नाम है. आई जस्ट वांट टू शेयर के बेसिक आपको पता हो एब्डोमिनल फेशियाज है, तो पेल्विक फेशियाज है, बाकी स्ट्रक्चर्स है, वो किस तरह से लंबर स्पाइन के ऊपर लोड देते हैं, उसमें चेंज हो जाता है. अगर मैं बात करूं डिफरेंट स्पाइनल पोस्चर्स की, तो बहुत सारे पोस्चर्स हैं जिसमें हमारी लंबर के अंदर ये डायरेक्शन भी हो सकती है, हमारी लंबर के अंदर ये डायरेक्शन भी हो सकती है, हमारी लंबर के अंदर ये डायरेक्शन भी हो सकती है. मैं सारे आगे
एक्सप्लेन करूंगा अ लिटिल बिट बिकॉज इट्स ए कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि व्हाट टू सी एंड व्हाट नॉट टू सी, हाउ टू सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो व्हाट और हाउ है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम क्या फ्यूचर में पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे रिलेशनशिप ऑफ द थाई मसल्स विद द स्पाइन, our relationship of the ribs with the spine, changes of our upper skeleton with the lower skeleton. इडा रॉल्फ एक फीमेल थी, उसने बॉडी को डिवाइड किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स पे। वॉल्फिंग टेक्निक उसने उससे निकाली, जिसमें उसने एल्बो की जो है ट्रीटमेंट अप्रोच थी उसकी। सो हम किस तरह से बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं टू एक्सप्लेन इट, किस तरह से हम जो है बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं टू ट्रीट इट, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑल दीज। अब ये जो चीजें हमने लिखी हुई हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको थोड़ा सा एनाटॉमी का लाजमी पता होना चाहिए, कुछ बायोमैकेनिक्स का आइडिया होना चाहिए लंबर स्पाइन की, बिकॉज लंबर स्पाइन की बायोमैकेनिक्स इज सो कॉम्प्लेक्स। एटलीस्ट वी मस्ट नो द बेसिक्स कि हाउ द वर्टिब्रास आर स्लाइडिंग, हाउ दे आर ग्लाइडिंग, हाउ दे आर रोटेटिंग, what the change will be produced at the level of facet joint, intervertebral joints, इसके अलावा लिगामेंट्स में क्या चेंज आ रहा है, कैप्सूलर चेंज क्या आ रहा है, कितनी कैप्सूलर टेंशन आ रही है, कितनी अनलोडिंग आ रही है कैप्सूल पे। ये बेसिक चीजें जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट को पता होनी चाहिए इन देयर लर्निंग सेशंस ना। आगे बात करते हैं एक चीज कहलाती है सेल्फ मोटिवेशन और एक चीज कहलाती है डायरेक्शनल मोटिवेशन। एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, कुछ लोगों में सेल्फ मोटिवेशन है कि दे वांट टू ड्रॉ देयर ओन पाथवेज, खुद से डेवलप करेंगे चीजें और ग्रो करेंगे। वी बिलीव कि हम सबको सेल्फ मोटिवेटर अपने अंदर पैदा करने हैं रादर देन डायरेक्शनल मोटिवेशंस पैदा करनी है। जैसे मुझे बता दे मैं क्या करूं, मुझे बता दे मैं मरीज कैसे करूं, मुझे ये बता दें कि जो है मेरे लिए क्या पाथवे होगा, मैं ग्रो करूं अपने प्रोफेशन में। सो ये तमाम डायरेक्शनल मोटिवेटर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने जो है वो सेल्फ मोटिवेटर्स जो है वो अपने अंदर डेवलप करने हैं, जिसमें हमें पता हो कि आई हैव टू ग्रो एट माय ओन, आई हैव टू लर्न एट माय ओन। अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी चीज का डिसीजन लेना है तो मुझे किस तरह उसको प्लान करना है। अगर आपने आज ये लर्न करने आना था, सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड बिफोर दिस फॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग, कुछ पढ़ के आया कोई। सो ये वो सेल्फ मोटिवेटर्स हैं जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो डेवलप दीज सेल्फ मोटिवेटर्स फर्स्ट एंड देन लर्न द थिंग्स। ये केस स्टडी है छोटी सी, आई वांट कि आप लोग जल्दी से इसको स्टडी करो। मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। 59 years female working at automotive industry, she has low back pain for last 14 months, बैक पेन इज सेंट्रल रीजन यानी कि सिर्फ कमर के अंदर है, बोथ ग्लूटियल रीजन में आ रही है, बटक्स में नहीं आ रही। वर्क से ऑफ लिया हुआ है उसने लास्ट 6 मंथ से और उसकी पेन इंप्रूव नहीं हो रही, स्टिल सेम इश्यू चल रहा है। इनिशियली उसको हफ्ते में 3 दिन वो ऑफ लेती थी, 3/7 3 दिन ऑफ लेती थी, 7 का मतलब वीक है, और बहुत स्लो इंप्रूवमेंट आई है उसको, पिछले 3 मंथ्स में इंप्रूव नहीं हो रही। उसने फिजियोथेरेपी कराई, फिजियोथेरेपिस्ट ने जाके मैनिपुलेट कर दिया, एडजस्टमेंट्स की ट्रैक्शन की, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कायरो के पास भी, कायरो का काम भी वो एडजस्टमेंट्स, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा इंटरमिटेंट लो बैक पेन की हिस्ट्री है, पॉलीसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है 6 years बिफोर,
Aggravating factor is prolonged walking, standing, prolonged sitting जो है more than 15 minutes produce the pain. So these are all the things. अच्छा, इसको कंप्लीट करते ही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे. Easing factor is lying down to take the rest. After 30 minutes, she again have the pain. Then it is difficult to get comfortable. She usually wakes up in the night or she has no good quality sleep. आगे हम बात करें, वेट जो है उसने गेन कर लिया लास्ट कुछ अरसे में, फिर उसके बाद हमने एक्सरे करवाए तो L4 L5 लंबर और नंबर 4 और 5 वर्टेब्रा पे उसके डिजनरेशन आ गई है. डिजनरेशन का मतलब है कि वर्टेब्रास जो है वो रग या खराब हो गई हैं, उनके जॉइंट्स खराब हो गए हैं. आगे बात करते हैं कि पेशेंट जो है उसको एटीट्यूड्स और एक्सपेक्टेशन जो है वो भी उसकी डिस्टर्ब हो गई है. पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड या पेशेंट इज नॉट परसीविंग कि वो रिकवर करेगा. पेशेंट की वो एक जो थी ना सेटिस्फेक्शन लेवल को लेट डाउन हो गया काफी. सीटी स्कैन जो है उस पर नजर आ रहा है डिस्पैथोलॉजी आ गई है और ये तमाम चीजें हैं. उसमें कुछ टेस्ट हैं, कुछ स्केल्स हैं वो लगाए हैं, वो तमाम चीजें हमने पढ़ ली. ये पूरा एक केस हमें पढ़ने के बाद ये आइडिया हुआ कि फिजियोथेरेपी से केस बेहतर नहीं होगा. तो मल्टीपल और चीजें हो सकती हैं जिसको हमने देखना है, असेस करना है, ट्रीट करना है ऑब्वियसली. अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजियोथेरेपी के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकती हैं. हो सकता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हो जीआईटी की, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएं तो वो सिर्फ गायनी की ऑब्स की बात कर रहा हो. इसी तरह आप जो है अगर यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो हमेशा यूरोलॉजी की बात करेगा, उससे वो नहीं हटेगा. फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए वो कहेगा मस्कुलोस्केलेटल का इश्यू है, वो उसी को सोचेगा. साइकोलॉजिस्ट के पास जाए वो कहेगा साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड आपको बैक पेन हो रही है. इसके अलावा जो है आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे वो कहेगा यू नीड द सर्जरी, आई वांट टू रिमूव द डिस्क. स्पाइनल सर्जन के पास जाए वो कहेगा मैं, न्यूरो सर्जन के पास जाए वो कहेगा मैं नर्व ब्लॉक लगाऊंगा. सो एवरीवन is taking the body in different directions. There is no one direction. Patient हमारा बटा हुआ है different levels पे. So सिस्टम तो हमारी बॉडी का बन गया जिसमें हम कहते हैं कि जीआईटी के इश्यूज देखेगा, फलां बंदा फलां के इश्यूज देखेगा. No one is taking the body as a whole. So the system is somehow collapsed. Sorry to say, हमारा जो भी सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं जीआईटी सिस्टम में लदा है, फलां लदा है, फलां लदा है. इवन आपका फिजियोथेरेपी सिस्टम इज कोलैप्स. हाउ? आप सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर देखते हैं, बाकी चीजों को मोस्ट ऑफ द टाइम आप छोड़ देते हैं. सो एट दिस टाइम होगा क्या कि जब भी आपके पास कोई ऐसा केस आएगा जो फिजियोथेरेपी से ट्रीट नहीं हो सकता, तो क्या होगा? आपका केस इंप्रूव नहीं होगा, मिसलीड कर जाएंगे, या आप मिसलीड कर जाएंगे या पेशेंट मिसलीड कर जाएगा. तो हमें बेसिकली एक ऐसी लर्निंग करनी है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक फील्ड का नॉलेज ना हो, डिफरेंट इंपॉर्टेंट फील्ड्स का नॉलेज हो, जिसमें आपके पास ऑस्टियोपैथी का भी नॉलेज हो. बिकॉज आजकल इंटर क्रॉस लर्निंग हो रही है. इंटर क्रॉस लर्निंग का फायदा हमें ये हो रहा है कि जो मिसाल के तौर पे एक ट्रीटमेंट अप्रोच है फिजियोथेरेपी को कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि फिजियोथेरेपी पे उसका आंसर नहीं है तो वो ऑस्टियोपैथी में आंसर है. ऑस्टियोपैथी में आंसर नहीं है तो मायोफेशियल चेंज में उसका आंसर है. मायोफेशियल चेंज में आंसर नहीं है तो विजरास की ट्रीटमेंट उसका आंसर है. सो हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस का पता होना चाहिए फॉर आवर पेशेंट. अगर हम मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो हमें एक स्पेशलिटी से सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा. नो डाउट इमोशनल कंपोनेंट हम बहुत ज्यादा नहीं ट्रीट कर सकते. वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट, बट वी आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. बट व्हाट वी कैन डू विद द पेशेंट, हम पेशेंट की मस्कुलोस्केलेटल या मायोफेशियो विजरो न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स जो हैं या साइकोजेनिक जितने हम ट्रीट कर सकते हैं वो वाले जो हैं, हम उनको यूज करके पेशेंट के इमोशनल कंपोनेंट को रिलैक्स कर सकते हैं. वो किस तरह से कर सकते हैं? जब हम इन चीजों को ट्रीट करते हैं तो इमोशनल कंपोनेंट भी रिलैक्स हो जाता है. बिकॉज अगर मैं बात करूं, मेरी पेल्विस जो है वो आगे की तरफ जा रही है, पॉस्चर ओपनिंग का है. अगर मैं बात करूं मेरी पेल्विस पीछे की तरफ जा रही है,
पोस्चर जो है मेरा प्रोटेक्शन का है, फियर का है, ये है बदमाशी का, ये है फियर का। इसी तरह मेरी पेल्विस जो है उसमें शिफ्ट आ गया, मे बी पोस्चरल बैड हैबिट्स हो, उसकी वजह से डेवलप हो गया। अगर मैं कहता हूं कि मेरी पेल्विस जो है वो टिल्टेड है, मे बी मैं सिंगल साइड वेट शिफ्टर हूं, इस वजह से मेरी पेल्विस में चेंज आ गया। सो हमारी जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? मेरा इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा खराब हो गया, इमोशनल कंपोनेंट की वजह से मैं फियर में चला गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करते, उनके अंदर वो इंट्रोवर्जन वाली चीज आ जाती है। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि हर एक को बताते हैं सिंपैथी लेने के लिए और बाकी चीजें करने के लिए, दे आर एक्सट्रोवर्ट, देयर pelvis is somehow anteriorly tilted. So we have to observe if the patient has problem linked with फलां चीज, फलां फील्ड, फलां फील्ड, फलां फील्ड। नेवर टेक द फील्ड बट टेक बॉडी एज अ होल, सो दैट आपको बेटर सोल्यूशन मिल सके अपने पेशेंट के लिए। हम अभी एक पेशेंट कर रहे हैं, उसकी हिप का प्रॉब्लम था और काफी डिटेल्ड इशू था पेशेंट को। हमने जब उसको बेहतर कर लिया, किस तरह से बेहतर किया, हमने पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग कराई, जो कि सिर्फ स्ट्रेंथनिंग का मसला था, मास था। डॉक्टर ये उमैर उस पेशेंट को साथ में हमें अकम्पनी कर रहे हैं, उमैर पीछे ही बैठा हुआ है, इसको आइडिया उस पेशेंट का। जब हमने उसकी हिप बेहतर कर ली कुछ अरसे में स्ट्रेंथनिंग करवा के, तो पेशेंट जो है उसको लंग्स का इशू आ गया, पोस्टीरियर लोब्स का। अब विजराज हमने शुरू में नहीं देखे थे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आया था हिप की पैथोलॉजी के साथ, हिप के प्रॉब्लम के साथ। हमने मस्कुलोस्केलेटल कंपोनेंट को ट्रीट कर दिया। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, इनके साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट है और ये, इन्होंने मुझे बुलाया कि सर काइंडली एक दफा पेशेंट असेस करें। और जब मैंने आके देखा तो मैंने इनसे शेयर किया कि पेशेंट जो है उसके पोस्टीरियर लोब्स का इशू है ऑफ द लंग्स। इन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की, जैसी ट्रीटमेंट की तो पेशेंट ने रिकवरी शो की। फिर जब हमने वो भी बेहतर कर लिया, पेशेंट से सवाल किया कि आपको लंग्स का क्या इशू है, तो उसने कहा मुझे बचपन में अस्थमा था। अब एक बचपन का इशू पेशेंट को प्रेजेंट हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ, और वो कहता है कि मुझे सारी जिंदगी से लंग्स का मसला है, व्हेनेवर आई गॉट अप फ्रॉम द बेड मुझे स्वेयर पेन होता है, और 2 to 3 वीक्स तक उसको, 2 to 3 आवर्स तक उसको पेन रहता है, और उसके बाद वो पेन खत्म हो जाता है। फिर हमने जब उसको भी ट्रीट कर लिया, फिर हमें आइडेंटिफाई हुआ मजीद इंप्रूवमेंट के बाद, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम मास्क वन प्रॉब्लम टू द अदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम असल जो है वो दूसरी प्रॉब्लम को भी छुपा रही होती है जो हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही हम एक चीज ठीक करते हैं, अल्टीमेटली दूसरा प्रॉब्लम भी हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है कि ये भी पेंडिंग है, इसको भी ठीक करना है, बिकॉज वो हमारी रिकवरी को हिंडर कर रहा होता है। अगर 100% हमारी रिकवरी आनी चाहिए, उसमें से हमने 60% रिकवरी ले ली है, तो जो 40% रिकवरी रह गई है वो कोई ऐसी चीज है जो कि हम मिस कर रहे हैं। सो दे स्टार्टेड टू वर्क ऑन द पेशेंट एक्टिविटी कंपोनेंट। जैसे ही इन्होंने उस एक्टिविटी कंपोनेंट को इंप्रूव किया, तो पेशेंट जो है उसकी रिकवरी 90 प्लस पहुंच गई, 90% प्लस पहुंच गई। अब राइट नाउ पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअसली एक ही चीज करने करता है कि मैं बहुत बेहतर हूं। हाँ, जब पेशेंट बहुत ज्यादा लोड दे रहा है तो पेशेंट इंजरी कॉज कर रहा है, या पेशेंट इंजरी का वर्ड नहीं कहना चाहिए, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेन इंड्यूस कर रहा है, जिससे उसके मायोफेशियल स्ट्रक्चर्स जो है वो रीएडजस्ट हो रहे हैं, विजुअल स्ट्रक्चर्स रीएडजस्ट हो रहे हैं। उस रीएडजस्टमेंट्स में उसको पेन आ रही है, लेकिन बॉडी दोबारा से बेहतर होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फेज ऑफ रीएडजस्टमेंट्स में है आजकल। पिक कर रहे हो मेरी बात? अब ये वाली केस स्टडी पढ़ के हमें ये लग रहा है कि हमारा पेशेंट जो है वो फिजियोथेरेपी से तो ट्रीट नहीं हो सकता, मे बी कुछ और नाइट पेन भी है पेशेंट को, मे बी कोई ट्यूमर पड़ा हो। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको ईज नहीं है, स्लीपिंग के इश्यूज है, मे बी कुछ साइकोलॉजिकल ऐसी एंजाइटी, कोई ट्रॉमा उसका, साइकोलॉजिकल इमोशनल कोई इंजरी पड़ी हुई हो उसकी, या पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, या पेशेंट जो है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, वो भी हमने सोचना है। इन सारी चीजों को पढ़ के पेशेंट को 10 साल से हिस्ट्री है लंबर फेसिट्स की, मे बी कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि उससे फेसिट टोटली डिजनरेट कर गए हो जैसे वो बता रहा है। सो हमने डिफरेंट फैक्टर्स को डिफरेंट वेज से पेशेंट को असेस करना है, ताकि हम एक अच्छा सोल्यूशन पेशेंट के लिए निकाल सके और अल्टीमेटली हम पेशेंट को रिकवर कर सकें उसकी प्रॉब्लम से। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल हियर? आगे चलते जा रहे हैं हम। अभी बेसलाइन मैंने आपकी बना दी है कि लंबोपेल्विक कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
ये बेसिक सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, मैं आगे चल रहा हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये उसका व्यू है, इधर हमारे पास एक वर्टेब्रा पड़ी हुई है लंबर स्पाइन की, इस तरह हमारी लंबर स्पाइन एग्जिस्ट करती है, जिसके स्पाइनस प्रोसेस लंबे होते हैं, लंबे से मुराद कि उनकी लेंथ बड़ी होती है, पोस्टीरियर जो उसकी लेंथ है वो ज्यादा नहीं होती, वर्टिकल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा नहीं होती, वर्टिकल लेंथ उसकी ज्यादा होती है आपके सामने, विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होती, बारीक होती है, बीक डाउनवर्ड नहीं होती, डायरेक्टेड पोस्टीरियरली होती है। अगर इसकी फेसेट्स की बात करें तो फेसेट्स आर अरेंज्ड इन अ वे कि दे आर समहाउ इन दिस वे। मैंने कुछ लोग पुरानी वर्कशॉप में आए थे, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लंबर के फेसेट्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन अ वे। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे हाथ इस तरह से हैं तो ऑपोजिट अकम्पनिंग जो है इंफीरियर फेसेट ऑफ द सुपीरियर वर्टेब्रा और सुपीरियर फेसेट ऑफ द इंफीरियर वर्टेब्रा, दे अकम्पनी ईच अदर। सो हमारे फेसेट्स अरेंज किस तरह से होते हैं, ये देखो डॉक्टर साहब अभी मेरे हाथों के सामने ऑपोजिट हैंड्स रखेंगे अपने। अगर फॉर एग्जांपल ये इनके सुपीरियर वर्टेब्रा है, ये उसका इंफीरियर फेसेट है, तो ये इंफीरियर वर्टेब्रा का सुपीरियर फेसेट है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली वर्टेब्रा है और ये नीचे वाली वर्टेब्रा है, तो सुपीरियर फेसेट ऑफ द इंफीरियर वर्टेब्रा accompany the inferior facet of the superior vertebra. So in this way our vertebrae are arranged, our facets are arranged कि इनमें मूवमेंट हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से मूव कर रहा हूं, ऊपर से मूव करने का मतलब है कि सुपीरियर वर्टेब्रा मूव कर रही है इंफीरियर में, और अगर मैं नीचे से मूव कर रहा हूं तो इंफीरियर वर्टेब्रा मूव कर रही है सुपीरियर में। फिर गौर करना मैं क्या कहने लगा हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऊपर से मूव कर रहा हूं तो ऊपर से चेंज आ रहा है, सुपीरियर वर्टेब्रा मूव कर रही है इंफीरियर पे, मैं आगे झुक रहा हूं। आसान अल्फाज में जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, बहुत कुछ ऐड हो सकता है, साइडवेज फेसेट में चेंजेस, कैप्सूलर शॉर्टनिंग यानी कि कैप्सूलर स्ट्रेच होगी, वो चीजें हम बात नहीं कर रहे, बेसिक लेवल पे बात करते हैं कि जब मैं ऊपर से मूव कर रहा हूं तो एक एक वर्टेब्रा आगे जा रही है, मेरी सुपीरियर वर्टेब्रा पहले मूव कर रही है, वो इंफीरियर पे मूव कर रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब अपनी पेल्विस को आगे लेके जाइए, स्लाइड करके उतरे, स्लाइड करके उतरते हैं, तो ये जो इन्होंने मूवमेंट की, ये जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, इंफीरियर जो फेसेट है वो मूव कर रहा है सुपीरियर पे, समझ गए? सो वी हैव टू आइडेंटिफाई हम किस चीज को असेस करने जा रहे हैं। अगर आप लोअर लिम्ब को असेस कर रहे हैं तो कीप इन माइंड कि इंफीरियर टू सुपीरियर मूवमेंट आ रही है, तो आपने नीचे से सोचना मूवमेंट को। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यहाँ आके रोटेशन पेल्विस की दोनों लेग्स को यूज करके लॉक हो गई है, तो यू आर मूविंग द लोअर टू द अपर। सो कीप इन माइंड कि जितनी ज्यादा, डॉक्टर सीधा देखते हैं, जितनी ज्यादा कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे हम किसी भी स्ट्रक्चर में, उतने ज्यादा उसमें चेंजेस आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर साहब बायलैटरल लोअर एक्सट्रीमिटी को बेंड करके क्रूक लाइन की पोजीशन में आके दोनों टांगे जो है अपनी पेट की तरफ लेके जाते हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पेल्विस से लंबर, लंबर से इंफीरियर लंबर टू सुपीरियर लंबर टू थोरेसिक चेंज आ रहा है। और लंबर स्पाइन में सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो साइड फ्लेक्शन और जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की होती है। रोटेशन बहुत ज्यादा कॉमन है बिकॉज आपकी मेजर रोटेशन आपकी रिब से आ रही होती है। जैसे हमने कुछ लोग पुराने वर्कशॉप में थे, उनको शायद इस चीज का आइडिया होगा। अभी कुछ लिगामेंट्स के नाम है, आई एक्सपेक्ट कि आपको आने चाहिए, मैं जल्दी जल्दी इसको गुजारने लगा हूं। सारे नाम आपके सामने आ गए हैं, ठीक है? एक दफा रिपीट कर दूं, ये इंटीरियर है, यहाँ पोस्टीरियर है, ये इंटर ट्रांसवर्स है, ये आपका जो है ना पोस्टीरियर ही है, ठीक है? ये आपका जो है ना लिगामेंट है सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, ठीक है? और ये इंटरस्पाइनस लिगामेंट है, ठीक हो गया? सो डिफरेंट लिगामेंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो भी दिखा रहा है, दिस इज द लिगामेंटम फ्लेवम फॉर द थर्ड कॉम्पोनेंट।
ये भी देख लो बेटा, ये कुछ एनाटॉमी की चीजें हैं कि गुजर गई है, मुझे पता नहीं लगा। हियर इज द बॉडी, वर्टिब्रल फोरामेन, एक होता है ये वर्टिब्रल फोरामेन, एक होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इज two vertebrae. ये दिस वन, एंड दिस इज द वर्टिब्रल फोरामेन, कैनाल दरमियान में जो हमारे होती है, ठीक हो गया। कैनाल कैनाल कैनाल, दिस वन इज द कैनाल। then is the pedicel. Where is the pedicel? Look at this, ठीक है, दिस इज द पेडिसल। आगे मजीद देखते जाओ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये टूटा हुआ इसका ट्रांसवर्स, ये ओरिजिनल ह्यूमन का। लैमिना ओवर हियर, स्पाइनस प्रोसेस से पीछे लैमिनास होते हैं। स्पाइनस प्रोसेस, फेसिक जॉइंट्स, pars interarticularis, junction between the lamina and the pedicel. So going further, without wasting the time, anatomy पता लग गई है आपको, मजीद बताने की जरूरत नहीं है। Lumbar spine is attached with the sacrum, sacrum attached with the ilium, ilium attached with the femur. So there is direct relationship of every structure with the other structure. Or we can say we have the indirect relationship of the toe to the vertex of the head, just because every structure is attached with the other structure. So if there is change in my thumb, I have pain in my thumb, that pain may induce change in my upper cervical spine. If I am going to stay on both feet, look, maybe it is possible my right foot is inverted inward than my left foot. It is pronated than the left foot. अगर सामने से देखो या नीचे बैठ के देखो तो मे भी आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। Maybe the reason is कि my pelvis is compensating, right pelvis is compensated by the left pelvis. Maybe it is possible, मैं अभी अपने रिब्स पे हाथ लगा रहा हूँ, it may be possible my right rib is translated anteriorly than the left, because my one structure is going to compensate the other structure. It may be possible that my right or left earlobe is differentiated from each other. Right is somehow downward than the left one, maybe, or there may be the visual, maybe the changes in my eye levels, opening closing, it may be possible. So इस तरह we can differentiate, और बहुत कुछ है जो कि लंबोपेल्विस से हम असेस कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि प्रॉब्लम मेजर है कहाँ। यूजुअली अगर आपके सर्वाइकल में भी चेंज आ रहा है, अगर आपके थोरेसिक में भी चेंज आ रहा है, आपके लंबर में भी चेंज आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली थोरेसिक को ठीक करना ठीक नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल 3 स्ट्रक्चर्स खराब पड़े हुए हैं, आप कहते हो मिडिल स्ट्रक्चर को रीलाइन करें तो नीचे वाला ऊपर वाला ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना होता है, मोस्ट एक्सट्रीम एरियाज को ट्रीट करना होता है, आपके लिए बहुत काम की बात है। मोस्ट एक्सट्रीम एरियाज को ट्रीट करना होता है और आपका मिडिल स्ट्रक्चर खुद ही रीलाइन हो जाता है। हम कहते हैं कि कई दफा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इंड्यूस करता है चेंज इन द मायोफेशियो न्यूरो स्केलेटल। कई दफा ऐसा होता है कि ये चेंज मसल्स आर अरेंज्ड इन अ वे दैट they are going to, different myofascial structures are arranged in a way that they are going to support one structure to the other structure. Next, ये कुछ anatomy है, ये जल्दी से देख लो। फ्लेक्शन फला, एक्सटेंशन फला डिग्री, लैटरल फ्लेक्शन डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आपकी नॉलेज के लिए। मैं कहता हूं मैंने पेशेंट असेस करना है, मैं आगे झुकता हूं। आप अगर गौर करो तो मेरा एक
एक हाथ की उंगली और दूसरे हाथ की उंगलियों में भी फर्क होगा। Yes. नजर आ रहा है? Yes. मेरे पाँव बराबर है लेकिन मेरी उंगलियों में फर्क हो। फिर देखो मुझे, हो सकता है मेरी एक रिब और दूसरी रिब में फर्क हो। मेरी शर्ट मुझे पुल कर रही है बहुत ज्यादा इसको, तो आप देखो, ठीक है? अब आप मुझे देखो, चेंज नजर आ रहा है? मेरी एक रिब रेज हो दूसरी से, मे भी आपको नजर आ रहा हो कि एक लंबर जो है वो ऊंची है और एक नीचे है। मे भी नजर आ रहा हो कि मेरी एक इलियम जो है दूसरी इलियम से डिफरेंट है। मे भी आपको नजर आ रहा हो कि मेरी जो नेक है वो डिफरेंट तरीके से मूव कर रही है, मेरे शोल्डर की अलाइनमेंट में भी डिफरेंट हो। सो डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन माय बॉडी, सो फील द बॉडी इन दिस वे रादर देन इन दिस वे। कि फलां डिग्री आ रहा है जी लंबर स्पाइन पे, लंबर स्पाइन इज नॉट अ सिंगल structure to move. If we are discussing about the lumbar spine, then the movement is also coming from the ankle, from the toe, from my skull, from my skull joints, from my cervical spine. Every structure is going to support the other structure. So never think just one movement. These are the theoretical findings. We are going to differentiate one structure from the other structure just to differentiate कि हाँ जी इतनी हो सकती है. But why not to think all the structures who are going to support this movement? For example, if my pelvis and hip is restricted to one point, I cannot go further. Why? Because हो क्या रहा है यहाँ कि मैंने एक स्ट्रक्चर को फिक्स किया and that structure is not allowing movement to the other structure because of that restriction. So every structure is supporting the other structure. बहुत टाइम हो गया, आई हैव टू वाइंड इट अप। बस मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा बिकॉज बहुत कुछ है अभी लंबर स्पाइन में बताने के लिए। इट्स ए कंप्लीट कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। फॉर दैट कॉम्प्लेक्स डिफरेंट स्ट्रक्चर आर गोइंग टू ओपन, सम आर गोइंग टू क्लोज। कहीं कैप्सूल स्ट्रेच हो रही है, कहीं कैप्सूल शॉर्ट हो रही है, कहीं लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है, कहीं मसल पुल आ रहा है, कहीं फेशियल पुल आ रहा है। सो डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन आवर स्पाइन। फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे फेशिया के ऊपर डिटेल में। तो ये अक्सर ये मुझे कहते रहते हैं सर विजरास का बता दें, विजरास का बता दें। मैं अभी खुद नहीं बताता बिकॉज एटलीस्ट बेसलाइन जब आपकी मजबूत होना फिर आपको अगले स्ट्रक्चर्स पे लेके जाना है। जब बेसलाइन वीक है तो अगले स्ट्रक्चर पे लेके जाने का फायदा नहीं। सो विजरास आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह उसको भी फ्यूचर में डिस्कस करना है। बट हमें एटलीस्ट इन चीज़ों के बेसिक्स का पता होना चाहिए जो हमारे फिजियोथेरेपेटिक कंपोनेंट्स हैं। जब हमारे फिजियोथेरेपेटिक कंपोनेंट्स वीक हैं, इट्स नॉट गुड टू मूव in the other fields like osteopathy, Vizaras, field. First, grow your skills of your profession, then move to the other field. Because आप ultimately learn कर रहे हो फिजियोथेरेपिस्ट से, आप लर्न नहीं कर रहे विजुअल मैनिपुलेटर से, आप फेशियल मैनिपुलेटर से लर्न नहीं कर रहे, आप लर्न कर रहे हो डिटेल में फिजियोथेरेपी से। सब फिजियोथेरेपेटिक नॉलेज जब आपकी बेस बन जाएगी तो अल्टीमेटली मेकिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी प्लेटफॉर्म आपका डिजाइन हुआ पड़ा हो। और आजकल एक बात याद रखना कि इंटरक्रॉस नॉलेज जैसे मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है, उस पर काम करना शुरू करो। आई एम स्टिल इन्वेस्टिंग ऑन डिफरेंट कोर्सेज। मैं अभी भी आई हैव पेड 1 लाख फॉर अ कोर्स एंड आई एम गोइंग टू डू इट। यस्टरडे आई वाज इन द कोर्स। मैंने अभी 2 दिन पहले कोर्स की फीस पे की है ऑनलाइन आप समझते होंगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई हैव पेड दैट। द रीजन इज आई वांट टू ग्रो माय नॉलेज, और अगर मैं उसको कट ऑफ करता हूँ तो मेरी लर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसमें फ्लेक्शन के बारे में कुछ बताया हुआ है कि फ्लेक्शन में या मैं रॉकिंग मूवमेंट जो कर रहा हूँ, मैंने बताया कि ट्रांसलेशन हो रही है ऑफ सुपीरियर वर्टेब्रा ओवर द इंफीरियर वर्टेब्रा। इस तरह ट्रांसलेशन हो रही है, इट इज गोइंग टू मूव। जब मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो जब मैं फ्लेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरी डाउनवर्ड और पोस्टीरियर जा रही है सुपीरियर वर्टेब्रा का इंफीरियर फेसेट। मैं आगे जा रहा हूँ वो पीछे जा रहा है, ठीक है? ये मूवमेंट आ रही है सुपीरियर वर्टेब्रा से। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है? एक्सटेंशन में ये मूवमेंट आ रही है, इन दिस वे माय वर्टेब्रा इज मूविंग। साइड फ्लेक्शन में एक फेसेट दूसरे फेसेट को टच कर रहा है,
हम बाकी चीज़ों की फीलिंग्स लेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टाइम इतना ज़्यादा बचा नहीं है। 45 मिनट्स हैं, आई हैव टू क्लोज इट एट 11। ठीक है, सो रोटेशंस की बात करें तो मैंने बताया रोटेशन लंबर स्पाइन में ज़्यादा नहीं होती, सबसे ज़्यादा रोटेशन लंबोसेक्रल से आ रही होती है L5S1 से। सो हमें जो L5S1 की मूवमेंट है उसको प्रमोट करना है अगर इफ वी वांट अ कंप्लीट रोटेशन। बट कीप इन माइंड कि पेल्विस जो है उसको भी आपने साथ में इम्प्रूव करना है फॉर दैट रोटेशन। हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, खैर मैंने आपको क्लिनिक का भी नहीं बताया, आप अभी रिहैब की और क्लिनिकल सेटिंग में इसमें आए हुए हो, और हम लोगों ने यहाँ हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली काम कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स देखते हैं, विजुअल प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, फेशियल प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। हम तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं असेसमेंट में अपनी और फिर ट्रीटमेंट में। ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो है वो जस्ट फिजियोथेरेप्यूटिक कंपोनेंट यूज करें, ऐसा नहीं होता। हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने के, और इस तरह जो है हम पेशेंट को, अल्लाह का शुक्र है यहाँ 100% पेशेंट रिकवरी है। किसी को डिलेड आ रही हो हमारी रॉन्ग असेसमेंट की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा पेशेंट नहीं जो बेहतर ना हो पाए, व्हाटसोएवर हूसोएवर कम टू अस। हाँ, अगर हमारी फील्ड का पेशेंट नहीं है तो हम उसको रेफर कर देते हैं। मिसाल तौर पर पेशेंट जो है उसको न्यूरो कॉम्प्रोमाइज सीवियर आ चुका हुआ है, आर्म वीकनेस आ चुकी हुई है, लेग वीकनेस आ चुकी हुई है, हम उसको रेफर करते हैं बिकॉज इट्स नॉट आवर केस, इट्स द केस ऑफ सर्जरी। लेकिन जो हमारे केसेस हैं वी ट्रीट दोस केसेस इन अ वेल मैनर, और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द केसेस या ऑलमोस्ट ऑल द केसेस हैव द कंप्लीट रिकवरी। जहां तक बात है पेशेंट फॉलोअप की, तो ऐसा होता है कि कई दफा पेशेंट फॉलोअप ना हो, इस वजह से पेशेंट जो है रिवर्स हो जाए। अदरवाइज मैंने जैसे शेयर किया, हम क्या करते हैं, हम लोग जो है हमारे को पेशेंट आ गया, हमारा फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसने असेसमेंट कर ली, मैं पेशेंट को जाके बता दूं, लेकिन हम अपनी असेसमेंट करते हैं, वी फील द स्ट्रक्चर बाय आवर ओन, हम बता देते हैं हाथ लगा के कि कहाँ कहाँ मसले हैं, जस्ट बिकॉज कि हम ये तमाम डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करते हैं असेसमेंट्स के, डिफरेंट फील्ड्स के, उन डिफरेंट फील्ड्स के कंपोनेंट्स यूज करके हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को हाथ लगाने से कहाँ कहाँ मसला है। दिस इज हाउ वी ट्रीट। सो अपनी भी आप लोगों ने ऐसी ही स्किल डेवलप करनी है कि जब आप पेशेंट देखो आप हाथ लगाओ, हम कोई जादू नहीं कर रहे। All this is based on the previous knowledge which we gain, which we experience, या कुछ नई चीजें हमने जो एक्सपीरियंस की कर करके, हार्ड वर्क है। सो डू योर हार्ड वर्क टू ग्रो द थिंग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा क्योंकि आगे बहुत कुछ है, कुछ 50+ स्लाइड्स हैं ये अभी, और टाइम नहीं है इतना। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा टिल्स और शिफ्ट्स में क्या फर्क है। मेरा एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर टर्न हुआ है, these are called tilts। टिल्ट समझियो क्या है, इसको भी ना देखो, मुझे देखो, ये टिल्ट्स। शिफ्ट, मेरा पेशेंट आता है, दिस इज शिफ्ट, या फॉर एग्जांपल मेरा थोरेसिक शिफ्ट, मेरा पेल्विक शिफ्ट। टिल्ट क्या है, मेरी पेल्विस टिल्टेड है, दिस इज टिल्ट, दिस इज शिफ्ट। अच्छा, अगली टर्म आ जाती है बेंडिंग। मेरी पेल्विस जो है वो बेंड हुई हुई है, लंबर मेरी बेंड हुई हुई है। एक टर्म आ जाती है ट्रांसलेशन, मेरी शिफ्ट हुई हुई है पूरी पेल्विस, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन। आपके पास पेशेंट मिलेंगे इस तरह के, किसी पेशेंट को आप एक्सपोज करके देखोगे तो गोरा आपको पता है एक्सपोज कर लेता है हर चीज में, उधर हर बंदा एग्री भी हो जाता है, पाकिस्तान में मुश्किल है, बट आप जब पेशेंट को एक्सपोज करके देखो, हमारा पेशेंट यूजली एक्सपोज हो जाता है, मसला नहीं होता। तो करना क्या होता है कि व्हाट वी डू, वी हैव टू एक्सपोज द केस एंड देन असेस इट कि इफ द स्ट्रक्चर इज गोइंग इन द शिफ्ट और नॉट, इफ देयर इज, मुझे देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैंने दो काम किए, शिफ्ट किया, इंटीरियर टिल्ट किया, अब यहाँ से अब आपको चीजें मिल रही, मुझे पहले देखो फिर इधर देखो, शिफ्ट किया, इंटीरियर टिल्ट किया, शिफ्ट किया, पोस्टीरियर टिल्ट किया, फिर बता रहा हूँ, शिफ्ट किया,
एंटीरियर टिल्ट किया, शिफ्ट किया, पोस्टीरियर टिल्ट किया, डन हो गया। पोस्टीरियर शिफ्ट किया, एंटीरियर टिल्ट किया, पोस्टीरियर शिफ्ट किया, पोस्टीरियर टिल्ट किया, बट बॉडी इज गोइंग टू कंपनसेट। अब आप सिर्फ मेरी पेल्विस को देख रहे हो, अब इन तमाम चीजों पे आपने मेरे टीबिया को और फीमर को देखा, एंटीरियर शिफ्ट, एंटीरियर टिल्ट, I fall forward, my center of gravity fall in the anterior side. Anterior shift, posterior tilt, more knee flexion. Posterior shift, anterior tilt, more knee extension. Posterior shift, posterior tilt, knee flexion, but limited, but more cervical extension, with anterior translation. ठीक है? So एक स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से इतना कुछ हो रहा है। व्हाट्स माय पॉइंट? कीप इन माइंड कि जो भी चेंजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अगर पेशेंट को इसी तरह असेस करना शुरू कर दें, ड्रास्टिक रिकवरीज आएंगी, कंफर्म बात। ठीक है, अब हम जाते हैं थोड़ा असेसमेंट कंपोनेंट पे। हम काउच जो है वो थोड़ा सा आगे करना चाहेंगे। वर्टिब्रा स्ट्रक्चर्स आपने सबने देख लिए कि कितना मैनर, ठीक है सर, आप ऐसे ही हम अगर अभी तो लंबर स्पाइन की बात कर रहे हैं, बाकी अभी विजरास की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको अभी चेंज एक अलग कंसेप्ट है, विजरास एक अलग कंसेप्ट है, हम लोगों ने चीज़ों को मर्ज कर लिया। बट अभी हम फिजियोथेरेपेटिक कंपोनेंट में, जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जो बातें करने वाली चीज़ें थी ना, वो बता दी। अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आई वुड लाइक कि आप लोग जो है पहले सीखेंगे कि किस तरह पाल्पेट करना है किसी स्ट्रक्चर को, और किस तरह जो है ना वो आपने अगर आपको खराबी मिलती है तो उसको ट्रीट करना है। अभी आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। और अभी टेक्निक्स में, ट्रीटमेंट अप्रोचेज में मैं ये भी बता दूंगा कि किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी स्ट्रक्चर को, लंबर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, पेल्विस को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एक मैनिपुलेशन बताऊंगा, दूसरा मैनुअल थेरेपी के कंपोनेंट्स बता दूंगा। मैनुअल थेरेपी में मैं मेटलैंड और मूलीगर, ये दो चीजें बताऊंगा, और सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बताऊंगा। ये तीन कंपोनेंट इसके बताऊंगा। पेशेंट जो है आपका वो कंफर्टेबल होना चाहिए। बेटर है कि पेशेंट जो है वो बेल्ट ऑफ कर दे। लेकिन चले भाई लेट गए, ये देखिए ये इनकी पेल्विस। अच्छा, अभी और बहुत सारी चीजें हैं बताने वाली कि पेल्विस जो है, इनकी पेल्विस मेरी पेल्विस में बहुत फर्क होगा, मेरी पेल्विस आपकी 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 हम सबकी पेल्विस में बहुत फर्क होगा। अगर हम सबकी पेल्विस निकाल के देखी जाए तो डिफरेंट होगी। हम कहते हैं कि फीमेल पेल्विस रिजेंबल करती है एक दूसरे से, और मेल पेल्विस रिजेंबल करता है, बट इन द ट्रू सेंस ऐसा नहीं है। मेरा फीमर और इनके फीमर में बहुत फर्क होगा, नेक हेड में, एंगल्स में, रोटेशंस में। रीजन क्या है कि बिकॉज ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स माय बॉडी इज गोइंग टू टेक अ न्यू शेप। मैं अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट को, उमेर इधर है और बाकी लोग हमने नहीं अभी बुलवाए, तो अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट को कहता हूँ कि देखो बोन जो है ना वो ब्रिटल हो जाती है, और जब हम बोन पे हाथ लगाते हैं तो एक बोन जो है वो रेज्ड होती है दूसरी बोन से। वजह क्या है कि हमारी बोन भी नई शेप अडेप्ट कर रही होती है, हमारा स्ट्रक्चर नई शेप अडेप्ट कर रहा होता है, हमारे स्कल में चेंज आ रहा होता है, वो नजर आ रहा होता है, बिकॉज ऑफ आवर interstitial system, because of our CSF system, because of our brain realignments, readjustments, facial readjustment, ये तमाम चीजें हो रही होती हैं। So keeping in mind, अगर for example I have to assess the lumbar spine, I must know the anatomy, पहली चीज आपको पता होगी। फिर thoracic spine पे आएंगे, floating ribs पे आएंगे, floating ribs को palpate करेंगे आप, smooth, soft, 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 up, rib,